और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, बताइए। चलिए, तो हम कल वाला हमारा एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे थे। सा पढ़ लिया था इसमें से, था कैपेसिटी भी हो गया था, रिस्क भी था, ये भी हो गया था। हाँ, अब जो, प्लीज आप बातें बंद। जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है, वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि उसमें हम मतलब पूरे के पूरे डिजास्टर को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, हाउ वी आर मैनेजिंग द कंप्लीट डिजास्टर, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, सारी एक्टिविटीज का जो सम टोटल है, प्रोग्राम्स एंड मेजर्स विच कैन बी टेकन अप डिजास्टर, जो द डिजास्टर किया जा सकता है, लिए जा सकते हैं आफ्टर द। क्या हुआ, स्टक हो गया क्या? एक सेकेंड। ओके, अरे वो लैन केबल लगाने भूल गया था मैं। चले, तो हमारे पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट है बेसिकली वो तीन अलग अलग स्टेजेस के थ्रू काम करता है। जैसे सबसे पहले बिफोर द डिजास्टर, प्री डिजास्टर। जैसे आप लोगों को पता है कि अब तो पहले ही बता दिया जाता है ना कि भाई, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 2-3 अभी तूफान आए थे, उनके बारे में पहले ही बता दिया था कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, है ना। तो बिफोर अ डिजास्टर मतलब जब वो पहले ही क्या कर देते हैं, अलार्म कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई ये चीजें होने वाली हैं, सो बी श्योर कि आप इन सारी चीजों से अपने आप को बचा लें। ठीक है जी, कि इस तरीके से काम हो सकता है, सो अपने आप को प्लीज बचा लीजिए। और ड्यूरिंग द डिजास्टर, जब डिजास्टर की अकरेंस हो रही है, इनिशिएटिव टेकन टू इंश्योर दैट नीड्स एंड प्रोविजंस ऑफ विक्टिम्स आर मेट ड्यूरिंग द डिजास्टर, कि उस टाइम पे जब डिजास्टर आ चुका है, लोग उसका शिकार हो गए हैं, तो उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उनकी जो जरूरतें हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। और आफ्टर द डिजास्टर, जब डिजास्टर आ चुका है, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है, तो उससे फिर जो कम्युनिटीज है, जो जो जगह है, फिजिकल जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, वो आफ्टर द डिजास्टर का पार्ट बनता है, वो आफ्टर द डिजास्टर बनता है। हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ कॉजेज हैं, देखो इसमें से ना सिर्फ समझने वाले हैं, मतलब आप इनको ना हिंदी में अपने दिमाग के अंदर याद रखिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे भूकंप है, उसका मतलब क्या होता है, कुछ कुछ बीच में टेक्निकल टर्म्स भी आएंगी, वो भी समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इनको हिंदी में अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जितना याद करने की कोशिश करोगे, उतना इसको समझना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आता अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक का मतलब कुछ नहीं है, जो धरती की क्रस्ट है, मतलब धरती की नीचे की सतह है, उसकी शेकिंग, वो जब शेक होती है, उसमें एक सडन मूवमेंट होती है, जिससे
कि धरती के ऊपर भूकंप आ जाता है, एक मूवमेंट होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। देयर आर डिफरेंट वेज जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक है वो आता है। जैसे कॉजेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज रॉकी लेयर, ठीक है, ये मतलब ये पत्थर वगैरह से बनी होती है। थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम द डेप्थ अबाउट 10 किलोमीटर अंडर द सी टू 65 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट। तो ये 10 किलोमीटर से लेके 65 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये पत्थरों से बनी हुई होती है, क्रस्ट बनी हुई है। द क्रस्ट इज नॉट वन पीस बट कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस कॉल्ड प्लेट्स व्हिच वेरी साइज फ्रॉम नंबर ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर्स। और ये जो धरती के अंदर की सतह बनी हुई है ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, दीज आर द प्लेट्स। ये क्या है, ये प्लेट्स होती हैं जो कि बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, कई बार टकराती हैं अलग अलग तरीके से, कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि धरती के नीचे जो सडन मूवमेंट होती है उससे धरती के ऊपर क्या आता है, धरती के ऊपर भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो अब ये अगर आप देखते हो ना, ये भूकंप की पूरी एनाटॉमी है, पूरी की पूरी एनाटॉमी की बात हो रही है। An earthquake is shaking of the ground caused by sudden motions along fault or fracture in Earth's crust। जो धरती की क्रस्ट है, जो नीचे वाली सतह है, उसके टूटने से या उसके टकराने से होता है। और फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, अ फ्रैक्चर इन द रॉक्स दैट मेक अप अर्थ्स क्रस्ट। तो वो जो टुकड़े हुए होते हैं ना, मतलब जैसे ये जो मिलाते हैं, समझ रहे हो ना, द फ्रैक्चर इन द रॉक दैट मेक अप ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, जिनसे वो मिलके बनता है। एपिसेंटर क्या होता है, एक होता फोकस, जो नीचे जहां पे ये मूवमेंट हो रही है वो फोकस होता है, और उसके बिल्कुल ऊपर जहां पे भूकंप आता है उसे एपिसेंटर बोल दिया जाता है। ठीक है जी, जैसे कहीं पे भी जो बोलते हैं ना कि इसका फोकस कहां पे था, मतलब जमीन के नीचे जो पॉइंट है वो फोकस हो गया, और जो एपिसेंटर है डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के बिल्कुल ऊपर जहां पर सारी चीजें हैं उनको नुकसान हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, वो एपिसेंटर का पार्ट बन जाएगी। प्लेट्स हैं, ये आपको बताया, ये मैसिव रॉक्स होते हैं जिनसे आपका अर्थ का क्रस्ट बनता है। और सीस्मिक वेव्स होते हैं जिससे, जो कि अर्थक्वेक के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वेव्स दैट ट्रांसमिट द एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक। ठीक है जी, जो अर्थक्वेक से एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। छह फॉल्ट है जो वो जोड़ रहा है उनको, मतलब जो दो दरारों के बीच में है, जो दो मतलब शेड्स के बीच में, एपिसेंटर ऊपर, फोकस नीचे, सीस्मिक वेव्स जो एनर्जी हो रही है, और प्लेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये प्लेट्स होती क्या है जिससे ये धरती बनती, धरती के नीचे की जो सतह है वो बनती है। अब ये देखो, ये जो प्लेट की मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। डाइवर्जेंट का मतलब हुआ दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, समझ रहे हो ना, प्लेट मूवमेंट लिखा हुआ ना डाइवर्जेंट, तो जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो उसको बोल दिया जाता है डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे के पास आ रही हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, जब वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। और थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल, यहां पर मतलब जैसे पैरेलल, समझ रहे हो ना, क्लोज हैं एक दूसरे के और पैरेलली हॉरिजॉन्टली पैटर्न ईच अदर, नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये इस तरीके से मूवमेंट, समझ रहे हो ना, एक इस साइड को चलेगी और एक साइड, जैसे गाड़ियां होती है ना, एक इस साइड को चलेगी और दूसरी इस साइड को चलेगी, तो ये तीन हो गए। तो डाइवर्जेंट का मतलब एक दूसरे से दूर जाना, कन्वर्जेंट का मतलब एक दूसरे के पास आना, और ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के आसपास से। अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ अर्थ, धरती का हिलना है उससे अर्थक्वेक आता है। इट इज डिफाइंड एज सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। These movements are endogenic and exogenic nature resulting in the release of energy along a fault and cause the earth to shake। ठीक है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है जिससे जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर की जो हिस्से होते हैं वो हिलने शुरू हो जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, धरती को नुकसान होता है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
with the help of Indian Meteorological Department has grouped the country into 5 seismic zones based on the MM scale, modified Mercalli scale. इसका मतलब क्या होगा कि पूरे इंडिया को भूकंप की पॉसिबिलिटी होती है ना, जैसे कितनी प्रोबेबिलिटी है, जैसे इंडिया में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है, या अगर आ भी जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा सिस्टम है, मतलब हमारी पूरा जो इंडिया है उसको 5 अलग अलग जोन्स में डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर भूकंप के आने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर कम है, कुछ इस तरीके से। तो जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का उसको आप इंटेंसिटी बोल देते हो। द इंटेंसिटी स्केल कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सर्टेन की रिस्पॉन्स सच एज पीपल अवेकनिंग, मूवमेंट ऑफ फर्नीचर, डैमेज ऑफ चिमनी एंड फाइनली टोटल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इससे होता कैसे है वो आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, रियल लाइफ में भूकंप कैसे आता है। तो यहां पर हमारे पास कुछ स्केल्स हैं। ठीक है, ये 2 स्केल्स हैं। सबसे पहला जो स्केल है वो है MM स्केल, मॉडिफाइड मर्काली, जिसको डेवलप किया गया था 1931 में हैरी वुड एंड फ्रैंक न्यूमैन में। अब ये चीजें हैं वो याद करने वाली हैं। ठीक है जी, ये चीजें हैं वो आप लोगों ने याद करने वाली हैं। तो 1931 में एक स्केल बनाया गया था, मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल। द स्केल कंपोज्ड ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंटेंसिटी दैट रेंज फ्रॉम इनपरसेप्टिबल शेकिंग टू कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जहां पर बहुत कम मैग्नीट्यूड है, मतलब एक इंटेंसिटी जिसके बारे में पता भी नहीं चलता, फेल्ट बाय वेरी फ्यू पीपल, उससे 11 नंबर तक, मतलब टोटली डैमेज, सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ क्या हो जाना, खत्म हो जाना। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो, ये यहां तक, ये किसी को यहां तक तो ज्यादा पता ही नहीं चलता। ठीक है, समझ रहे हो ना। जब 5 से बढ़ता है तो उसके बाद है मॉडरेट लेवल पे आ जाता है, फिर लिटिल डैमेज आ जाता है, फिर कंसीडरेबल डैमेज आ जाता है, फिर मास्टर मोस्ट मैंसोरी हो जाता है, और लास्ट में पूरा का पूरा डैमेज कर दिया जाता है। हमारे पास भूकंप को मापने के लिए 2 अलग अलग स्केल्स हैं, जिसमें से पहला स्केल है MM स्केल। कौन सा? मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, जिसमें इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। जिसमें किसको मेजर किया जाता है? इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो तो जो 5 जोन 5 है, जो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, जैसे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, ये वाला अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड, ये पहले वाले पॉइंट हो गए। ओके, और दूसरा पॉइंट, जो फोकस है ना वो 6 किलोमीटर तक होता है। समझ रहे हो ना, ये जमीन है, जैसे इसके नीचे अगर फोकस, अगर भूकंप आया ना तो वो तकरीबन 6 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ठीक है, उससे ज्यादा नीचे नहीं होगा, मतलब 6 किलोमीटर के बीच बीच में है वो उसका फोकस होगा, और ऊपर फिर वो जो एपिसेंटर उसका बनता है, और ऊपर वो एपिसेंटर होता है। तो ये बोलते हैं कि जो भूकंप है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है शैलो, जिसमें एपिसेंटर या फोकस है वो 60 किलोमीटर तक होगा। 60 से 300 किलोमीटर तक मीडियम हो जाएगा, और 300 से 700 किलोमीटर तक है वो डीप हो जाएगा। तो जो एपिसेंटर जितना ज्यादा नजदीक होगा, फोकस जितना ज्यादा नजदीक होगा, भूकंप उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। भूकंप उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सिंपल, क्योंकि जितना वो जमीन के पास होगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, एक समझ रहे हो, एक 600 किलोमीटर के नीचे धरती में शेकिंग हो रही है, और एक 60 किलोमीटर पे हो रही है। तो जो 60 किलोमीटर वाली है वही तो सबसे ज्यादा क्या करेगी, नुकसान पहुंचाने वाली। उसी से सबसे ज्यादा नुकसान है वो धरती को होने वाला। राइट। अब ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये देखो, ये वैसे इसमें एक बार आप देख लेना, जैसे ये रेड वाले हैं ना, जो ये वाले, ठीक है, जैसे ये 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, ये सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने के रिस्क चांसेस होते हैं। ठीक है, ये जो 2 है, ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पे कम है, ये वाले जो इनके बीच में आ जाते हैं वो थोड़ा सा हाई होते हैं, ये वाले जो रह गए हैं वो थोड़ा सा उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, और ये जो रेड वाले हैं, जैसे ये इधर राजस्थान वाला, और ये जो 7 सिस्टर्स वाला यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्ट, ये तो ये कुछ एरियाज हैं रेड लाइट वाले जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब ये जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, या डेवलपमेंट दूसरा पढ़ते हैं, अपना एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, उनके लिए ये चीज को डिटेल में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
हमारे लिए सिर्फ स्केल्स ही इंपॉर्टेंट है, एक मरकाली का स्केल और एक रिक्टर स्केल आता है, ठीक है। इसके बाद रिक्टर स्केल है, वो भी मैं आपको पढ़ाता हूं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमारे पास ना कुछ वेव्स होती हैं, ग्राउंड की जो शेकिंग वेव्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक होती है सरफेस वेव। एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स होती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? ट्रेवल थ्रू द अर्थ, बॉडी मतलब जमीन की सतह के अंदर, जमीन के अंदर, समझ रहे हो ना, ट्रेवल थ्रू द अर्थ, जो धरती के अंदर ट्रेवल करती है, इसी वजह से इनको बॉडी वेव्स बोला जाता है, क्योंकि ये धरती के अंदर ट्रेवल करती है। तो बॉडी वेव्स हैं, penetrate the body of the earth vibrating fast. P waves travel about 6 km per hour and S travel 4 km per hour. Body waves are of two type. प्राइमरी वेव्स जिसको पी वेव्स बोल दिया जाता है या प्रेशर वेव्स बोल दिया जाता है, और सेकेंडरी वेव्स होती हैं जिनको शेयर वेव्स बोल दिया जाता है। समझ लो ना, तो समझ लो बॉडी वेव्स हैं वो दो तरीके की होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी वेव्स हैं उनकी स्पीड 6 किलोमीटर और जो सेकेंडरी वेव्स होती है उनकी स्पीड 4 किलोमीटर के आसपास होती है। तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये कौन सी वेव्स होती हैं? दीज आर द कंप्रेशन वेव्स, दे कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। ये दोनों जगह पे काम कर सकती हैं, चाहे जमीन के नीचे पानी हो चाहे सॉलिड हो, प्राइमरी वेव्स हर जगह पे मूव कर सकती हैं। समझ रहे हो ना, कंप्रेशन वेव्स, इस वजह से इनको पुश एंड पुल वेव्स बोल दिया जाता है। दीज आर द पुश एंड पुल वेव्स। क्यों? क्योंकि ये चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड मटेरियल हो, दोनों में क्या करती हैं? मूव करती हैं। और जो शेयर वेव्स हैं या एस वेव्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में करेंगे। कहां पे होंगी? सॉलिड। मतलब आप इसका समझ लीजिए, जो बॉडी वेव्स हैं वो दो तरीके की होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर, सेकेंडरी की स्पीड 4 किलोमीटर। प्राइमरी को कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं और सेकेंडरी को ये सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में इनकी मूवमेंट होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में इनकी मूवमेंट होती है। इन वेव्स को शेयर वेव्स भी बोल दिया जाता है। तो ये ठीक है, शेयर वेव्स भी बोल दिया जाता है। और उसके बाद सरफेस वेव्स होती हैं, ये तो जमीन के अंदर चल रही हैं। सरफेस वेव वो होती हैं जो जमीन के ऊपर ऊपर चल रही हैं। समझ रहे हो ना, ये जो ऊपर ऊपर चल रही हैं। Vibrate the ground horizontally and vertically. These long-term waves cause swaying of tall building and slight wave motions on bodies of water that great distance from the epicenter. ठीक है, तो ये जो जमीन के ऊपर ऊपरी सतह पे चलती हैं, तो ये आपकी कौन सी हो जाएंगी? सरफेस वेव। तो कौन सी वेव्स ज्यादा खतरनाक होती हैं? बॉडी वेव्स। क्यों? क्योंकि ये जमीन के अंदर चलती हैं, तो इससे हमें नुकसान ज्यादा होता है। और वैसे भी ये अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्थक्वेक मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन स्किप इट। मेजरिंग अर्थक्वेक है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जो इसकी मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, हम भूकंप को नापने के लिए, मापने के लिए दो चीजों को यूज कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं या इंटेंसिटी को यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड ग्राउंड वाइब्रेशन। जो धरती की वाइब्रेशंस होती हैं उसको मेजर करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसको सीस्मोग्राफ बोला जाता है। मतलब मोस्टली टूल होते हैं, ग्राफ ही होते हैं ना, जिनके एंड में ग्राफ होता है, तो वो एक मेजरिंग टेक्निक होती है। तो हमारे पास जो दूसरा स्केल है वो है रिक्टर स्केल। इससे पहले हमने मरकाली का स्केल पढ़ा था। यहाँ पे एक स्केल तो ये है भूकंप को मापने के लिए, और दूसरा स्केल है किसका? मरकाली का स्केल, और सॉरी दूसरा रिक्टर का स्केल। वो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स रिक्टर के द्वारा उसको डेवलप किया गया था। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है रिक्टर का स्केल। तो अब हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे देख लेते हैं हाउ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए आप दो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो रिक्टर स्केल यूज कर सकते हो या फिर मरकैली को यूज कर सकते हो। स्केल, जो रिक्टर स्केल है वो 0 से 10 तक होता है।
रिक्टर स्केल है वो उसके जो लेवल होता है मतलब वो कहां से कहां तक मेजर करता है, 0 से 10, मतलब 0 सबसे कम और 10 सबसे ज्यादा। सिंपल, 0 सबसे कम और 10 सबसे ज्यादा। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट मेथड यूजिंग अ सीस्मोग्राफ, और ये सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मर्केली का स्केल है ये 1 रोमन से लेके 12 रोमन तक यूज करता है, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें 0 से 10 इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर 1 रोमन से लेके 12 रोमन तक ये जो वर्ड मतलब लेवल है वो उसको मेजर किया जाता है, दोनों। क्लियर है? तो मतलब रिक्टर स्केल के लेवल्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं और ये स्केल्स भी याद रखने हैं। अब इनके स्केल्स का एक डिफरेंस है जिससे आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखो, जो मर्केली का स्केल है द इफेक्ट कॉज्ड बाय द एनर्जी, तो रिक्टर है, आप याद रखिएगा, जो रिक्टर का स्केल है वो बहुत एनर्जेटिक है, मतलब आप याद रखिए कि रिक्टर है उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो ये किसको मेजर करता है, जो भी अर्थक्वेक के द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है उसको रिक्टर स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। एनर्जी, इसमें एनर्जी में ही आर आ रहा है तो आर से आप रिक्टर स्केल याद रख सकते हो। और ये क्या है, ये इफेक्ट्स देखता है। तो मर्केली का स्केल है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, बट जो रिक्टर स्केल है वो ज्यादा साइंटिफिक है, इसमें सीस्मोग्राफ को यूज किया जाता है, वो यूज सीस्मोग्राफ। कैलकुलेशन, quantified from observation of effect of earth surface, human object and man-made surface, based 10 logarithm scale obtained by calculating on aptitude of waves। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, बट यहां पर हम प्रॉपर ये 1 से लेके 12 तक काम करता है, समझ रहे हो ना। ये एक है तो दिखता ही नहीं है, सो पता ही नहीं चलता, 12 टोटल डिस्ट्रक्शन, और इसमें 0 से लेके 10 तक होता है। 0 है उसके बारे में पता नहीं चलता, जो 10 हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वेरिंग डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ एपिसेंटर, कंसिस्टेंसी कितनी है ये इस बात पे मैटर करता है कि एपिसेंटर से कितना दूर है, और वेरीज एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर बट वन वैल्यू इज गिवन टू द अर्थक्वेक एज अ होल। बट पूरे जो मतलब भूकंप होता है, आपने ये सुना होगा ना कि आज 6.7 रिक्टर का भूकंप था, इसकी इंटेंसिटी, अब न्यूज में सुनते हो ना जब कोई भी भूकंप आता है कि ये 6.7 का था, 4.5 का था, 3.7 का था, है ना। तो ये तो इस तरीके से हमारे पास ये दो अलग अलग टूल्स हैं जिसको यूज किया जाता है। तो मर्केली स्केल है वो इंटेंसिटी मेजर करता है और ये एनर्जी को मेजर करता है। ठीक है जी, याद रखिएगा इसका कनेक्शन इंटेंसिटी से है और इसका संबंध एनर्जी से है, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और सीस्मोग्राफ यूज किया जाता है। JNK में आया था, मतलब ये आता ही रहता है यार, मतलब वैसे तो मतलब बहुत सारे, मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ भूकंप ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता और वो आ जाते हैं। मैंने कल भी बताया था ना, बहुत सारे भूकंप ऐसे होते हैं जो आके चले भी जाते हैं और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये आप लोगों का ऑब्वियसली जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा डेंजरस होगा। उसके बाद आता है सुनामी। सुनामी सुनामी एक जापानीज वर्ड है, तसु मीनिंग हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव्स। मतलब जहां पर आपने ये तो रियल लाइफ में देखा होगा कि जब यही तूफान सॉरी यही भूकंप कहां पे आ जाता है, जमीन के नीचे पानी के अंदर आ जाता है, समंदर में, ओशियन के अंदर आ जाता है, तो मूवमेंट तो उसी तरीके से होती है। अगर वो जमीन पे होता है तो वो बिल्डिंग को क्या कर देता है, उखाड़ के फेंक देता है, और यहाँ पर ये पानी को क्या करता है, फिर बाहर फेंकता है, वाटर बॉडीज को। और वो एक बहुत ज्यादा क्या होता है, उसमें एक बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं और उस वेव से वहां पर रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान आता है। ठीक है, 2004 में आपने देखा होगा इंडोनेशिया मलेशिया के आसपास बहुत बड़ी तूफान वो आई थी,
मतलब सुनामी देखी थी आपने 2004 के आसपास, जो कोस्टल एरिया वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान होता है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इससे नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। अब ये बनता कैसे है, देखो, रैपिड मूवमेंट ऑफ होल वाटर कॉम कॉज बाय अर्थक्वेक। तो पहले तो पूरे के पूरे वाटर के अंदर एक मूवमेंट होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, एज द सीरीज ऑफ वेव ट्रेवल आउटवर्ड एट हाई स्पीड एंड लो, पहले धीरे धीरे मतलब स्पीड ज्यादा होती है, बट जो वेव्स होती है वो उतनी ऊंचाई पे नहीं होती, फिर धीरे धीरे जैसे वो जमीन के आस पहुंचती हैं तो जो स्पीड है वो कम हो जाती है और हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, और वेव्स विच इंपैक्ट द कोस्ट में बी सेपरेटेड बाय और देन द फर्स्ट में नॉट बी द लार्जेस्ट। सिंपल। तो होगा क्या, पहले यहां पे जैसे मूवमेंट हुई, यहां पे एक बड़े लेवल पे मूवमेंट हुई, तो पहले क्या होगा, वेव्स इस तरीके से चलेंगी, मतलब ज्यादा ऊंची नहीं होंगी मगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी और जो ऊंचाई है वो बढ़नी शुरू हो, ठीक है जी, फिर स्पीड है वो कम हो जाएगी और जो ऊंचाई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी जब वो जमीन पे के आसपास जाएंगे, जितना जितना वो जमीन के पास जाएंगे वेव लेंथ है वो बढ़ जाएगी, है ना, यस। कॉज ऑफ सुनामी, तो सबसे मेन कॉज तो सुनामी का है अर्थक्वेक, जैसी जमीन के नीचे कोई भी सडन मूवमेंट होती है तो सुनामी आ जाती है, पहली बात तो। दूसरा, लैंडस्लाइड हो जाए या फिर पानी के अंदर किसी भी और तरीके की मूवमेंट होती है, देखो ये बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कॉजेज नॉर्मली पता होने चाहिए। और कई बार वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी हो जाती है, समझ रहे हो ना, जैसे लावा, ज्वालामुखी फट जाते हैं, उससे भी धरती के अंदर मूवमेंट होती है। और जरूरी नहीं होता कि सिर्फ अगर धरती के अंदर ही मतलब पानी के अंदर ही तो भूकंप आ रहा हो, बाहर की मूवमेंट का भी इससे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आसपास कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसका भी सीधा उस ओशियन पे उस वो जो मतलब जो भी है उस पे क्या हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, समझ रहे हो ना, आप लोग देखते हो कई बार जैसे कहीं कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, तो जो बम ब्लास्ट होता है वो चाहे दूर भी हो रहा हो उसका इफेक्ट कितनी दूर तक देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब चाहे 10 किलोमीटर दूर बम फटा हो फिर भी आपके दरवाजे खिड़कियां हैं जो एकदम से हिलने लग जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ये चीज, ठीक है, अभी तो यूट्यूब पे हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं ये जो यूक्रेन में हो रहा है, तो वही चीज की बात हो रही है कि भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर धरती के अंदर ही मतलब ये आ रहा है भूकंप है तो उससे ही नुकसान होगा, उसके अलावा भी हो सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी इसका कॉज हो सकती है। इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, 1947 में एक हीलो में सुनामी आई थी, उसके बाद एक हमने वर्ल्ड लेवल पे PTWC दैट इज पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया, ताकि हम सुनामी को पहले से ही भांप सकें, हम ये देख सके कि भाई अलर्ट कर सके, लोगों को बता सके कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, भूकंप ये जो सुनामी आ सकती है, जैसे अभी वो आया था ना, वो पानी के तूफान को सुनामी बोल देते हैं एक तरीके से, अभी उड़ीसा में आया था, क्या क्या नाम था उसका, जवाद, जिससे पहले 2.5 लाख लोगों को उसको वहां से शायद वेस्ट बंगाल में आया था, 2.5 लाख लोगों को वहां से साइक्लोन को निकाल लिया गया था, मतलब उसी तरीके की बात हो रही है, तो वो तो दैट इज द रीजन कि हम कुछ अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स को यूज करते हैं, हुडहुड भी आया था, बहुत सारे ऐसे आए थे। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको 1955 में बनाया 65 में बनाया गया था। इट इज आल्सो डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, डार्ट, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है। सच गॉज हैज अ वेरी सेंसिटिव प्रेशर एंड रिकॉर्ड ऑन द सी फ्लोर, whenever there is change in water pressure the data is collected and stations are informed, मतलब वो मतलब छोटी से छोटी मूवमेंट होती है उसको भी मेजर करते हैं और वहां के लोगों को तभी अवेयर कर देते हैं कि भाई हमें सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अभी सुनामी आ सकती है, क्योंकि और ये अब तो ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या हो गया है, नाउ दिस सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन द कंप्यूटर, अब तो पूरे का पूरा ये कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, कंप्यूटर पे ही
कंप्यूटर पे ही सारी चीजों को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। मैंग्रोव्स आर प्लांट अलोंग द कोस्टल जोन टू प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट द सुनामी। अब सुनामी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे पेड़ लगा दिए जाएंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा दिए जाएंगे तो सुनामी को रोका जा सकता है, मतलब उतना नहीं बट फिर भी हमारे पास कुछ तरीके हैं, ठीक है, जैसे जंगल लगा देना, बहुत सारे पेड़ लगा देना, उससे क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पानी के बहाव को, मतलब अल्टीमेट पर्पस यही है कि उस पानी के बहाव को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अगर वो पानी का बहाव है वो कम हो गया, अगर वो पानी का बहाव है वो कम हो गया, तो अपने आप ही सुनामी का जो बुरा प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पीड है वो कम हो जाएगा, स्पीड है वो कम हो जाएगी। Development of breakwater along the coast to provide a necessary cushion against the tsunami hazard. Development of tsunami detention, forecasting and warning. ठीक है, तो सुनामी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके के वार्निंग सिस्टम बनाए गए हैं, उसको फोरकास्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम बनाए गए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए की गई हैं। हमने बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर की है। अब एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं, लोकल सुनामी इवेंट्स और दोस्त लेस देन 30 मिनट्स फ्रॉम द सोर्स कॉज मेजॉरिटी ऑफ डैमेज। ज्यादातर बोले कि जो सुनामी आधे घंटे के लिए आती है ना, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पहुंचाती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा पावर होती है, बहुत बड़े लेवल पे डैमेज होता है। आप लोगों ने देखा होगा, फिजिकल भी होगा, ठीक है, जैसे बिल्डिंग भी चली जाती हैं लोगों की, गाड़ियां तक बह जाती हैं, लोगों के घर तक चले जाते हैं, सब मतलब तो नुकसान तो यार सिंपल सी बात है, कुछ खास याद करने वाला है नहीं। ड्रिंकिंग वाटर हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम इन इफेक्टेड एरियाज। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। तो एडवर्स इफेक्ट में कुछ ऐसा समझने के लिए नहीं है, सिर्फ एक बार अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं, उससे बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, सफर करते हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड। यस, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाती है, चली जाती है, पावर सप्लाई खत्म हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो सुनामी की वजह से हो जाती है। अदर मेजर जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग्स बना दिया जाता है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, उस रिस्क को ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है, लोगों को सेंसिटिविटी के बारे में अवेयर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर लोग भी अवेयर हो जाएंगे तो भी हम इसमें काफी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अगर लोग भी इस चीज को लेके अवेयर हो जाएंगे, अगर लोग भी समझ लेंगे तो भी हम इस पे काफी सारी चीजों को सही कर सकते हैं। मिटिगेट करना मतलब खत्म करना, एक तरीके से रोकना। ट्रेनिंग ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फोरकास्टिंग, अवेयरनेस जनरेशन एंड ट्रेनिंग अमंग्स फिशरमैन, कोस्ट गार्ड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो हो जाता है ना जो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने तो हर रोज समंदर में जाना है, क्या पता किस दिन हम वहां पे सुनामी आ जाए, किस दिन पानी में तूफान आ जाए, ठीक है, तो इस वजह से उन लोगों को भी इस चीज के बारे में अवेयर करके रखा जाता है कि आप लोग इन सारी चीजों से क्या रहें, अवेयर रहें कि कल को कुछ भी हो सकता है। सो बी श्योर कि आप इन सारी चीजों का क्या रख रहे हैं, ध्यान रखें। उसके बाद आता है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स अलग अलग, साइक्लोन ये वाला होता है, ठीक है, जो ये वो घुमावदार होता है ना सर्कल में, तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको टॉर्नेडो भी बोल दिया जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल दिया जाता है, हरिकेन्स भी बोल दिया जाता है, टाइफून भी बोल दिया जाता है। वो जो पानी के अंदर एकदम से गोल गोल वो घूमता है ना इस तरीके से, ये वाला चक्रवाती तूफान, यस, चक्रवाती तूफान है जिसको बोल दिया जाता है। आर द विल मतलब वो जो सर्कल में चलता है, इट द एटमॉस्फेयर with a very strong wind circulating around it in anti-clockwise direction in the northern hemisphere, in clockwise direction in the southern hemisphere। तो ये क्या होता है कि इसमें लो प्रेशर एरिया, इसका ना एक फीचर होता है जिससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये बनते कैसे हैं। लो एटमॉस्फेयर प्रेशर सराउंडेड बाय हाई एटमॉस्फेयर, तो जो बीच अंदर होता है वो प्रेशर लो होता है और जो बाहर प्रेशर होता है वो हाई होता है। ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी, लो टू हाई मतलब बाहर की तरफ जाते हैं ना तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडेड बाय हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर resulting in swirling atmospheric disturbance accompanied by powerful wind blowing in anti-clockwise direction in northern hemisphere और clockwise direction in south। तो जो northern hemisphere है उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हवा, और जो साउदर्न स्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज घूमती है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो मतलब नॉर्दर्न
की अगर बात की जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ की बात की जाए तो क्लॉकवाइज। ये 3 पॉइंट्स हैं जो यहां पे आप लोगों ने याद रखना। ठीक है जी। एस में क्लॉकवाइज और नॉर्दर्न में एसी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इंडिया के अंदर साइक्लोन्स इतने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इंडिया के अंदर जो साइक्लोन्स हैं वो मोस्टली मॉडरेट इन नेचर होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड, एक्सेप्शनल रेन, और स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, अब काफी सारे इसके रीजंस हो सकते हैं इसके पैदा होने के। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां पे हुआ था कहां पे नहीं हुआ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जनरेट कैसे होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कम जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी जहां पे ज्यादा होगी ये सिर्फ वहां पे ही क्या होंगे, पैदा होंगे। और टेम्परेचर कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तभी जो ये साइक्लोन्स हैं या तभी ये टाइफून्स हैं वो क्या होंगे, वो फॉर्म होंगे। क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस एंड कम इनटू कांटेक्ट विद द मास ऑफ क्लाउड फॉर्मिंग क्लाउड्स। तो क्या होता है, जैसे ये समंदर है, इसमें से जैसे वाष्पीकरण होता है तो ये किसके साथ मिल जाता है? कोल्ड एयर, जिसको आप क्लाउड बोल देते हो। उसके बाद क्या होता है? कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप द सेंटर। तो सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर बन जाता है, और इसके आसपास क्या होता है? हवा चलनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, क्योंकि लो प्रेशर अंदर है तो वो अंदर ही रहता है, और ये बाहर है वो पानी, जो हवा की स्पीड है वो बहुत ज्यादा, ठंडी हवा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, और प्रेशर है बाहर बढ़ना शुरू हो जाता है और अंदर प्रेशर कम रहता है। इस वजह से अंदर का प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता और बाहर का प्रेशर अंदर नहीं जा पाता। इस वजह से वो फटाफट ऐसे 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 गोल गोल क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ इतना याद रखिए कि अगर इसकी स्पीड 252 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगी तो ये बहुत ज्यादा भयंकर तबाही मचा सकता है। अगर इसकी जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगी, किलोमीटर पर आवर, केपीएच मतलब किलोमीटर पर आवर, तो ये बहुत ज्यादा भयंकर तबाही मचा सकता है। जैसे अगर 150 किलोमीटर तक है तो कम ही डैमेज होगा। तो ये इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। अब स्टॉर्म सर्ज क्या होता है? एक वर्ड यूज किया था, स्टॉर्म सर्ज। अब ध्यान से समझना, इट इज abnormal rise of water generated by storm over and above the predicted level of astronomical tides. The rise in water level can cause extreme flooding in coastal area, particularly where storm surge comes with normal high tide resulting in the storm tides. मतलब क्या हुआ कि जैसे इतना नॉर्मल लेवल है, अगर ये यहां तक पहुंच गया, समझ रहे हो ना? विंड सर्कुलेशन अराउंड द आई ऑफ हरिकेन्स ब्लो डाउन ऑन द ओशियन सरफेस। मतलब ये जो अब नॉर्मल लेवल से बढ़ना शुरू हो जाता है, ये जो अब नॉर्मल लेवल से अबनॉर्मल राइज ऑफ वाटर जनरेटेड बाय द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म की वजह से ये जो अबनॉर्मल लेवल की जो रेज आनी शुरू हो जाती है ना, जो विंड जो मतलब वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज स्टॉर्म सर्ज। उसको क्या नाम दिया जाता है? दैट इज स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज का नाम उसे दिया जाता है। राइट? क्लियर है? उसको स्टॉर्म सर्ज बोल दिया जाता है, सुनामी एंड स्टॉर्म सर्ज। ये तो इससे बनता है, मतलब सुनामी में तो वो चलता रहता है ना, वो जमीन पे पहुंच जाता है। सुनामी में तो वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है बस, और वो पहले सुनामी में तो पहले लो होता है ना, बाद में हाई हो जाता है। ये क्या होता है? ये हाई ही रहता है। क्योंकि यहां पर जो हरिकेन है या जो टाइफून है वो एक तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं, ट्रॉपिकल। अब ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कम से कम 26 डिग्री, 60 मीटर की डेप्थ तक। ह्यूमिडिटी है वो हाई होनी चाहिए। पहली पॉइंट, 26 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 60 मीटर की गहराई तक। ह्यूमिडिटी है हाई होनी चाहिए, जो
एटमॉस्फेयर है उसमें अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। और लोकेशन ऑफ एटलीस्ट 4-5 लैटिट्यूड डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर अलाउ द इन्फ्लुएंस। और उसके साथ एक पॉइंट और था कि जो इसके अंदर का प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है, और जो बाहर का प्रेशर होता है वो हाई होता है। और नॉर्थ में ये एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करती। ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कुछ वो फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने। एक सेकंड। चलिए, तो इसके फीचर्स याद रखने हैं। लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर। बस जो 3.4 मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फुली मिच्योर्ड हो जाता है, मतलब इससे ही इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजों से जो आपका स्टॉर्म है वो बनना शुरू हो जाता है। और मतलब ये जो हरिकेन है या टाइफून जो भी इसको बोल सकते हो, ये बनना शुरू हो जाता है। और फिर ये फुल मिच्योर हो जाता है। जब ये मिच्योर हो जाता है तो इसके अंदर 2-3 नई चीजें आ जाती हैं। एक होती है आई और एक होती है आई बॉल। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। एक होता है आई और एक होता है आई बॉल। और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या होता है, ये लो होना शुरू हो जाता है, ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। मतलब इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ये जो नुकसान पहुंचाता है वो कम हो जाता है, मतलब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। मोस्टली ये 24 घंटे से कम टाइम में ही हो जाता है, बट कभी कभी कुछ कुछ जगह पर ये 3 वीक तक भी होता है। और जो लॉन्गेस्ट साइक्लोन आया था वो था टाइफून जॉन, जो 31 दिन तक चला था। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट स्पेसिफिक बेसिन। 31 दिन तक वो ऐसे घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। ठीक है जी, 31 दिन तक वो घूमता ही रहा, 31 दिन तक वो घूमता ही रहा, ये मान के चलो, घूमी घूमी करते रहे 31 दिन तक। 31 दिन तक वो घूमी घूमी ही करता रहा। अब ये देखो, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट है। एक आई, जब ये फुल मेच्योर हो जाता है, व्हेन इट इज फुली मेच्योर्ड, जब ये पूरी तरह मेच्योर हो जाता है, उस केस में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके का बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके का बनता है। सबसे पहले आई, ये जो नीचे वाला, समझ रहे हो ना, जैसे एपिसेंटर था ना, उसी तरीके से ये जो नीचे वाला एरिया होता है वो क्या होता है, आई। सेंटर ऑफ द स्टॉर्म वेयर विंड्स आर लाइट एंड स्काईज आर मेनली क्लियर, यहां पर जो नीचे वाला जहां से ये इसका जन्म होता है, समझ रहे हो ना। जैसे पहले वाला एपिसेंटर पड़ा था ना, तो इसमें उसको आई बोल दिया जाता है। आई बॉल, तो उसका उसके ऊपर का जो एरिया होता है जो ये रेस के अंदर रहता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, आई बॉल नाम दे दिया जाता है। और ये जो घूमने वाली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली जो ये जो वो मतलब रेन दैट स्ट्रेच फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड कंटेन थंडरस्टॉर्म एंड इवन टॉर्नेडोस, तो ये जो बहतियां रेन के बैंड्स हैं वो बन जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो याद रखिएगा। प्रेशर कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है, बताया था ना कि यहां पर प्रेशर सबसे कम होगा। ये देखो, यहां पर सबसे लो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर है वो सबसे लो होता है। और जैसे ही बाहर जाते हैं वहां पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो घूमते रहते हैं। एक साइड पे क्लॉकवाइज घूमते हैं और एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। क्लियर है। देखो डिटेल में आए या ना आए,
एटलीस्ट जितना हमें पढ़ना है उतना तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, समझ रहे हो ना। अगर आप पढ़ लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। लास्ट पॉइंट, रेन बैंड्स, वो जो इसके आसपास ये जो बाहर से हवा आती है ना, ये जो बैंड्स ऑफ क्लाउड एंड रेन दैट स्ट्रेच फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल, जो लगातार घूमते रहते हैं क्लाउड्स की वजह से बन जाते हैं। अब अफेक्ट उसी तरीके से फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो सकता है, वाटर सप्लाई, क्रॉप्स और फूड और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि देखो कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो उससे नुकसान आपको पता होगा ही होगा, उससे जो नुकसान है वो होता ही होता है, उससे आपको नुकसान है वो देखने को मिलता ही मिलता है। इस वजह से ये ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, कॉमन लॉस ही होता है, ऑलमोस्ट सभी का कॉमन ही होता है। प्रिवेंशन से आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आप इसको छोड़ सकते हो। अब आता है फ्लड। फ्लड तो आप लोगों ने ज्यादातर देखा ही होगा, फ्लड क्या होता है। फ्लड क्या होते हैं, जब समंदर का, ओशियन का, नहरों का पानी नहरों से बाहर आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, उसको फ्लड बोल दिया जाता है। फ्लड विच अकर विद इन 6 आवर्स ऑफ द बिगनिंग, फ्लैश फ्लड होते हैं, रिवर अर्बन फ्लड्स होते हैं। इसके लिए हम वायरलेस नेटवर्क और टेलीफोन कनेक्शंस को यूज करते हैं। अब ये हाई रेंज, मतलब ये किसी भी वजह से होता है। देखो जैसे क्लाउड बस्ट हो जाए तो भी फ्लड आ जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है फिर क्लाउड बस्ट की वजह से, या कहीं पे मोस्टली रेन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, जैसे यूपी बिहार में मोस्टली हर साल आपको देखने को मिलता है वाटर का जो लेवल है वो एक्सेसिव हो जाता है। एक्सेसिव लेवल होने की वजह से फ्लड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, हैवी रेन्स की वजह से। जैसे ये देखो इतनी बुरी हालत हो जाती है, ठीक है, फ्लड में पानी ही पानी हो जाता है। अभी आई थिंक 1-2 साल पहले तो यहां पर पंजाब में भी हुआ था, रोपड़ में, अगर आपने देखा है तो रोपड़ में भी यहां पर फ्लड आ गया था, जो कि बारिश की वजह से ही था। वो जो भाखड़ा का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके गेट्स को ओपन करना पड़ जाता है ना, जो गेट्स होते हैं उनको ओपन करना पड़ जाता है इस वजह से। कॉज, देयर आर सेवरल कॉज ऑफ फ्लड एंड डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब अलग अलग रीजन में ये अलग अलग कॉज की वजह से हो सकता है। जैसे हैवी रेनफॉल, हैवी सिल्टेशन ऑफ रिवर बेड रिड्यूस द वाटर कैरिंग कैपेसिटी, पानी को संभाल नहीं पाते। ब्लॉकेज इन द ड्रेन लीड टू फ्लडिंग ऑफ एरिया, कई बार तो सीवरेज की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, समझ रहे हो ना। बारिश ज्यादा नहीं होती है बट सीवरेज में इतनी ज्यादा पानी फंस जाता है, तो जब वो निकलता है तो समझ रहे हो ना, मतलब किसी भी तरीके से जब पानी कंट्रोल लेवल से ज्यादा आ जाएगा तो वो कॉज बनेगा इसका, बाढ़ का। लैंडस्लाइड, ब्लॉकिंग इन द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और रिजर्वियर्स। अभी इससे पीछे आप लोगों ने थोड़े दिन तो नहीं, मतलब 1-2 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट लग रहा था, उत्तराखंड की थी न्यूज वो शायद, वो प्रोजेक्ट लगा रहे थे और अचानक से पानी आ गया था, वहां के काफी सारे मजदूर हैं वो उसमें बह गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कहां पे हुआ था, कब हुआ था, शायद उत्तराखंड में ही हुआ था, है ना। तो वो भी वो बह गए थे उसमें, है ना, क्योंकि उसका प्रॉपर उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया था। जो भी हुआ था वो रीजन नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये चीजों से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन द एरिया ऑफ प्रोन टू साइक्लोन, स्टॉर्म विंड्स अकम्पनाइड बाय हैवी डाउनपोर अलोंग विद स्टॉर्म सर्ज लीड्स टू फ्लडिंग। ठीक है, तो ये फ्लड है वो इससे आप लोगों को देखने को मिलता है। वार्निंग, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग हैज बीन हाईली डेवलप्ड इन द पास्ट 2 डेकेड्स। पास्ट पिछले 20 साल में काफी सारे नए नए मेथड्स को बनाया गया है जिससे हम कम से कम जो इससे नुकसान होने वाला है उससे बच पाए। With the advancement of technology such as satellite and remote sensing equipment, flood waves can be tracked as the water and water resource department। अब वही समझ रहे हो ना, मतलब आज से 20 साल पहले, अगर 25 साल से पहले देखा जाए तो आपको मालूम है कि तब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तब हमारे पास चीजों की नॉलेज नहीं होती थी, तब हमारे पास
चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, हम नहीं समझ पाते थे कि अच्छा ऐसा भी होगा, हम नहीं समझ पाते थे कि ऐसा भी होगा। तो उस केस में अब हमें हमारे पास डिपार्टमेंट है, पूरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, जो कि पूरे का पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू क्या करता है, वार्निंग दे देता है, बता देता है कि हाँ भाई ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा, राइट, अलर्ट कर देते हैं। फ्लड मैनेजमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्लड मैनेजमेंट है, वो 1954 में बना है। चलो पहले 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कल और लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। और उसके बाद ना मैं आपको बताया भी था कि मैं पीपल और डेवलपमेंट के लिए स्पेशली इस यूनिट के लिए एक स्पेशल सीरीज लॉन्च करूंगा, स्पेशल सीरीज लॉन्च करूंगा पीवाईक्यू को बेस बना के, जैसे रेड लिस्ट, IUCN, उसमें वो सारी चीजों को मैं दोबारा डिस्कस करवाऊंगा। बाकी वन डे वन कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कल मैंने एक वीडियो आपको दिया था, कौन सा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो ये करंट अफेयर है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे है। उसी तरीके से और भी कुछ डेज आते हैं, तो ये सारे मैं आपको वन डे वन कंसेप्ट में करवाता रहूंगा, प्लीज उनके भी नोट्स बनाते रहो, PDF में आज शेयर कर दूंगा आपको उनकी टेलीग्राम पे। और जब 25-30 टॉपिक हो जाएंगे ना, मतलब मार्च के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, तो मार्च के एंड में एक 3 घंटे की मैराथन लेके सारे टॉपिक्स को, उन्हीं PPTs को दोबारा पढ़ा दूंगा, ताकि सब नोट्स भी बन जाएंगे और आपको उससे रिवीजन भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। और मैंने तो आपको देखो YouTube पे कॉमर्स नेट अचीवर्स जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर लिंक मैं आपको शेयर करता हूं। और मैंने तो आप लोगों के लिए एक देखो और भी, मतलब मैं आपको एक ही टॉपिक की 2 बार रिवीजन करवा देता हूं, है ना, जैसे एक वीडियो डाल दी, उसके नीचे जिस बच्चे का सबसे बेस्ट कमेंट होता है उसको मैं पिन भी कर देता हूं, और फिर उसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूं। तो आप जब कभी उसको पहले और वीडियो से देख लिया, उसके बाद आपने उसको पढ़ भी लिया, तो वो आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं। अब पर ना वो बेटा क्लासेस शाम को 4:30 बजे होती हैं PYQ की, वो यूनिट वाइज भी शुरू करेंगे। पूजा कॉमर्स नेट अचीवर्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग भाई चल रहा है यार, एवरेज परसेंटेज रेशो चल रहा है, आज भी रेशो की क्लास है 11 बजे, उस कोर्स में एनरोल कर लीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया। DI वाला कोर्स शुरू हो चुका है दोबारा से, तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया है तो उसको एनरोल कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ड्रॉट पढ़ लेते हैं। ड्रॉट क्या होता है, सूखा। ड्रॉट, ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाना, पानी की कमी, पानी की कमी की वजह से सूखा। एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, पानी जैसे समझ रहे हो ना, ज्यादा बारिश भी नुकसान पहुंचाती है और कम बारिश की वजह से भी नुकसान होता है। फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न, तो किसी भी एरिया में जितनी बारिश होनी चाहिए, जितनी नॉर्मल बारिश होनी चाहिए, अगर उतनी नॉर्मल बारिश नहीं होती है तो फिर सूखा पड़ जाता है, और उस सूखे की वजह से क्या हो जाता है, स्केरसिटी ऑफ वाटर, स्केरसिटी ऑफ रेन की वजह से हो जाता है। State of Kerala, which receive more than 3000 mm of rainfall every year, is declared drought affected as it is insufficient to have 2 good crops. तो जो केरला है, तो केरला के अंदर 3000 mm से के आसपास है जो रेन होती है, जो कि 2 क्रॉप्स के लिए भी मतलब काफी नहीं है, इस वजह से उस एरिया को ड्रॉट एरिया है वो घोषित किया गया है।
तो ये बेसिकली धीरे धीरे क्या होता है, उस एरिया के अंदर सूखा, मतलब ऐसा नहीं है कि सूखा एक ही बार में पड़ जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, थोड़ा 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 होता है हर साल, थोड़ा सा इस बार थोड़ा, और 10 15 20 साल के अंदर फिर क्या हो जाता है, वो एरिया पूरे का पूरा सूखा पड़ जाता है। जैसे राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें चेंज होती हैं। एनी अनयूजुअल ड्राई पीरियड विच रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ यूजफुल वाटर, ठीक है, तो ड्रॉट का मीनिंग आप लोगों को यहां पे मैंने बता दिया। ड्रॉट इज नॉर्मल रिकरेंट फीचर ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट इज एक्सपेक्टेड टू शो सम एब्रिएशंस एंड ड्रॉट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। नॉर्मल है, बट अगर ये इतना ज्यादा इम्प्रॉपर हो जाए कि किसी किसी जगह पर बारिश ही नहीं हो रही, किसी किसी जगह पर बारिश ही नहीं हो रही, किसी किसी जगह पर इतना ज्यादा लैक ऑफ वाटर हो गया है कि वहां पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जैसे आप अफ्रीका के बारे में पढ़ते हो ना, इफ यू टॉक अबाउट अफ्रीका, अफ्रीका के जो अफ्रीका में इतने बड़े बड़े मारुस्थल हैं, उन मारुस्थल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो वो ड्रॉट है, दैट जिससे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, सॉइल इरोजन होती है। रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है, सहारा डिजर्ट बोल सकते हो, कुछ भी। तो ये क्या है, दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से ड्रॉट है वो देखने को मिलता है, ठीक है, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ड्रॉट है वो देखने को मिलता है, कि कितना सूखा पड़ जाता है। जैसे ये देखो, ये फोटो है किसकी, ड्रॉट की, दिस इज द पिक ऑफ ड्रॉट। इस तरीके से क्या हो जाता है, जमीन में एकदम से दरारें आ जाती हैं और कुछ भी नहीं होता वहां पे, वहां पे कुछ भी उगा नहीं सकते, वहां पे किसी तरीके की एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज नहीं होते, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। वही बोलते हैं ना, यस वी आर लकी। सॉइल इरोजन, यार पिछली क्लास में पूरा टॉपिक पढ़ा दिया सॉइल इरोजन का, मतलब जमीन की ऊपरी सतह का खत्म हो जाना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पूरा तो पढ़ के आए हैं हम लैंड पोल्यूशन में, जमीन जब बंजर हो जाती है। सम मोर वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स टू ड्रॉट, जैसे लो सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, धरती की ऊपर की जो सतह है वो खत्म हो गई है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, लाइफ स्टॉक विदाउट एडिक्वेट फॉडर, पशु पक्षी पक्षी तो है मगर उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग। अब ये भी होता है, लोग अपनी जानवर को चराने के लिए लेके जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बकरियां भेड़ रखी होती हैं, वो खाते रहते हैं, वो इतनी ओवर ग्रेजिंग हो जाती है कि वही धरती के सारे खनिज पदार्थ हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। वाटर कंज्यूमिंग पैटर्न, अगर आप ऐसी ही फसलों को उगाते जाओगे जो बहुत ज्यादा पानी, जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, तब भी नुकसान हो जाता है। सॉइल इरोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सारे कुल मिला के घूम फिर के काफी सारे रीजंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, किसके लिए, ड्रॉट्स के लिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं कि हमारे पास 3 तरीके के ड्रॉट्स होते हैं, एक होता है ऑनसेट, एक होता है मॉडरेट और एक होता है सीवियर। अगर 50% से ज्यादा डेफिसिट हो तो वो सीवियर हो जाएगा, 26 से 50 है मॉडरेट, और ऑनसेट ऑफ ड्रॉट है दैट इज 25, मतलब 25% तक कमी है तो ऑनसेट बोल दिया जाएगा, 25 से 50 है तो मॉडरेट बोल दिया जाएगा। अगर 50% से भी ज्यादा कमी है पानी की या फिर रेनफॉल की तो उसको सीवियर ड्रॉट बोल दिया जाएगा। अगर ये वाला हो गया तो समझ लो वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा है। अगर ऐसा हो गया तो वहां पे सब कुछ खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है जी, सर ये इंडिया है, इंडियन मेट्रो IMD, एक सेकंड, एक सेकंड। इंडिया,
इंडिया है, ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिवीजन, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हैं, ये 3 लेवल्स को आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे पास जो ड्रॉट्स है ना, वो बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। अब इन वर्ड से ही आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी, इन वर्ड से ही आप लोगों को ये बात समझ आएगी कि किसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। हाँ, ड्रॉट से क्वेश्चन आया था कि इसका ना तो कोई स्टार्ट होता है और ना ही इसका एंड होता है। एक बार पीवाईक्यू को में क्वेश्चन आया था, ड्रॉट एक ऐसी नेचुरल क्लाइमिटी है जिसका ना तो कोई स्टार्ट होता है और ना ही कोई एंड होता है। इट इज, ना तो ये शुरू होने का पता है कब शुरू हुआ और ना ही पता चलता है कि खत्म होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रेजुअली होता है, धीरे 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 होता है। देखो मेट्रोलॉजिकल कौन सा हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राई वेदर पैटर्न, जो मौसम से रिलेटेड है, ठीक है जी। मेट्रोलॉजिकल बताया था ना, जो मौसम के जो पैटर्न्स होते हैं उससे ड्रॉट आ जाता है, रिलेटेड टू वेदर। हाइड्रो कौन सा होता है, दैट इज रिलेटेड टू रिवर्स, लेक्स, एक्वाफायर्स, मतलब जो पानी से रिलेट करता है। दैट इज रिलेटेड विद द वाटर, मतलब ये वेदर से रिलेट करता है, दिस इज रिलेटेड विद वाटर, ये वाटर से रिलेट करता है। एग्रीकल्चर, सिग्निफिकेंट डैमेज और डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। इकोलॉजिकल, ड्रॉट इज मोस्ट रिसेंटली डिफाइंड द टाइप ऑफ ड्रॉट एंड रेफर्स टू इकोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है, दैट इज रिलेटेड विद द क्रॉप्स। क्रॉप वाटर डेफिशिएंसी है, पानी की डेफिशिएंसी की वजह से क्रॉप्स नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, बड़ी क्रॉप से रिलेटेड हो जाएगा। और सोशो इकोनॉमिक कौन सा हो जाएगा, वाटर फूड ग्रेन्स, जो सोसाइटी के साथ, कम्युनिटीज के साथ रिलेट कर दिया जाएगा कि जहां पर वाटर की स्टोरेज की वजह से अब डिमांड और सप्लाई है वो एकदम से वाटर, फूड ग्रेन, फिशेस की, खाने पीने की चीजों की क्या हो चुकी है, एकदम से खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, एकदम से खत्म हो चुकी है। ये उसके साथ क्या कर देता है, रिलेट कर, ठीक है जी। लैंडस्लाइड है, ये कल करेंगे, कल ये आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। मोस्टली जितना इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। उसके बाद जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स बीच बीच में जो क्लासेस में लेता रहूंगा उसको भी पढ़ते रहिएगा, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इस यूनिट को आप जितना मर्जी पढ़ लो आपको भी पता है कि इसमें हमेशा ही दिक्कत रहती है। तो इस वजह से हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमें इस यूनिट का बर्डन भी ना लगे और इस यूनिट से 5 या अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है जी। शाम को 4:30 बजे फिर से क्लास है, सब बच्चों ने क्लास में आना है, ठीक है जी। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, 11 बजे तो है ही, मतलब 4:30 बजे फ्री वाली क्लास है, अभी 11 बजे हम रेशो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। आज हम रेशो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।